सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज हार्ड स्पॉट क्वेश्चंस के अंतर्गत हमने लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि हमने ये देखा है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सोचते हैं कि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो आप इनको अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर भी लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं। और चूंकि ये आपके सॉलिड मार्क होते हैं, आपको पूरे अंक मिलते हैं, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम इनको देखते हैं। इसमें से प्रोज में से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, पोएम में से भी एक 3 नंबर का आएगा, और एक जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो ये हम लेते हैं पहले। ये तुम बीच में बोला मत करो। पहले हम लेते हैं प्रोस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ये आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है कि ये जो नेल्सन मंडेला थे, उनको एक आज़ादी की भूख थी, वो आज़ाद होना चाहते थे। उनके यहाँ पर रंगभेद नीति चलती थी दक्षिण अफ्रीका में, तो जब वो आज़ाद होना चाहते थे तो उससे उनका जीवन कैसे बदला, कैसे जीवन बदला उनका, तो ये देखिए। ये हम क्वेश्चन से ही ले लेंगे। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम, क्या करा, फ्रॉम अ फियरफुल मैन, ये फियरफुल मैन टू फियरलेस रेबेल। क्या करा उसने, वो काफी डरपोक थे, ठीक है, तो डरपोक थे, फियरफुल मैन थे, और फियरफुल मैन से वो क्या हो गए, फियरलेस रेबेल। इस तरह से वो बदल गए। पहले वो क्या थे, कैसे थे, डरपोक, और बाद में क्या हो गए, निडर। पहले क्या थे, डरपोक, बाद में क्या हो गए, निडर हो गए। तो ये उनमें चेंज आया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। आपने देखा वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाली स्टोरी है, उसमें जो नरेटर है, जो प्लेन उड़ाते हैं, प्लेन उड़ाने के समय पे वो काफ़ी, उनका प्लेन तूफान में फंस जाता है, और उसके बाद में जब वो सेफली लैंड कर लेते हैं तो उसके बाद जाने के बाद में वो कंट्रोल सेंटर की महिला से पूछते हैं कि ये ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था, तो वो बहुत आश्चर्य से देखती है। क्यों देखती है, वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं, बट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई। लेकिन वो क्यों देखती है इस तरह से, क्योंकि वाकई में ब्लैक एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं, आसमान में कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन उसको लगा कि ब्लैक एरोप्लेन है और वो उसको देख रहा था, इसलिए जो है वो उसको ध्यान से देखती है। अब तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। अब जो आपने देखा कि किस तरह से जब वो नरेटर प्लेन उड़ा रहे थे आसमान में, तूफान में, तो उनको क्या क्या चीज़ों का अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। सबसे पहले उनका प्लेन क्या करने लगा, जंप करने लगा, यानी ऊपर नीचे, ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट होना यानी दाएं बाएं इस तरह से, हाँ, ऊपर नीचे होने लगा। और कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग। कंपास और रेडियो, जिससे कि डायरेक्शन पता चलती है और जिससे सिग्नल मिलते। कंपास से ये शिप में भी लगा होता है कंपास, है ना, तब उससे पता चलता है कि किस दिशा में जाना है। तो उनका जो कंपास था और रेडियो था जिससे उनको सिग्नल मिलते थे, वो दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया। ही कुडंट सी एनीथिंग, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज फीलिंग अफ्रेड एंड हेल्पलेस, उनको कैसा महसूस हो रहा था, डर लग रहा था। और कैसे हो रहे थे वो, हेल्पलेस, मतलब क्योंकि कोई और दिख ही नहीं रहा था उनको, इसलिए वो असहाय हो गए थे। क्या क्या हुआ, फिर से बताइए। प्लेन ने क्या करना शुरू किया, जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। क्या किया प्लेन ने,
जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। और किसने काम करना बंद किया? कंपास और रेडियो। किसने काम करना बंद किया? कंपास और रेडियो। ठीक है। और कैसा लग रहा था उनको? अफ्रेड, डर रहे थे और असहाय। हो जाएगा याद? क्या क्या हो रहा था उनके प्लेन को? जंपिंग और ट्विस्टिंग। और किसने काम करना बंद किया? कंपास एंड रेडियो। ठीक, हाँ ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, एक्सप्लेन। ये जो बेकिंग का काम है, बेकिंग में क्या होता था? ये आपने स्टोरी पढ़ी है गोवा के बेकर्स के बारे में। तो वो क्या करते थे? ब्रेड बनाते थे और केक बनाते थे। यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो प्रोफेशन था उनका, वो इम्पोर्टेंट भी था और प्रॉफिटेबल भी था, यानी महत्वपूर्ण भी था उनके लिए और उपयोगी भी था, है ना, लाभदायक था, प्रॉफिट देता था उनको। तो ये एक्सप्लेन करिए कि कैसे था। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो ब्रेड और केक थे, ये गोवा की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट थे। हमारे जैसा नहीं कि हम बर्थडे होता है या कभी कभार केक खाते हैं, है ना, ऐसा नहीं। गोवा की लाइफ में क्या है? डेली में लोग ब्रेड और केक खाते हैं। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया, क्योंकि जो चीज़ खाते हैं वो तो उनको ज़रूरी चाहिए। बेकिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट एंड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ये हमने इसी से ही लाइन लिख दी ताकि आपके आंसर की जो लेंथ है 75 वर्ड्स वो पूरी हो जाए। ठीक है। तो बेकिंग कैसा था? ये जो इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस था इनका। और बेकर नेवर स्टार्व, ये भी आप चाहें तो लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो बेकर थे वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व्ड यानी भूखे मरना। अब आप फिर से बताइए क्या है? इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों था? क्योंकि ब्रेड और केक क्या थे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ का मतलब है कि वो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे, महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण भी था और लाभदायक भी था, क्योंकि जो चीज़ उनको रोज में चाहिए तो वो खरीदेंगे ही, है ना। जैसे, हाँ, हो गया यार? अगला देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। अब ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, साइट यानी दृश्य। जैसे ही देखा, किसको देखा? फूड, फूड यानी भोजन। मैडन्ड हिम, मैड यानी क्या होता है? पागल। मैड यानी पागल होना। तो भोजन को देख के वो पागल हो गया। इससे क्या समझ में आता है? और क्या चीज़ ऐसी थी जिसके कारण जो यंग सीगल था, यानी सीगल का जो बच्चा था, वो उड़ने लगा। तो देखिए, आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है कि जो सीगल का बच्चा था वो उड़ने से बहुत डर लग रहा था, है ना। उसको लग रहा था मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि कभी उड़ा ही नहीं था। फिर क्या हुआ? वो 24 घंटे तक भूखा रहता है, उसके फैमिली वाले सब छोड़ के चले जाते हैं। बाद में उसकी जो मदर आती हैं वो उसके आसपास उड़ने लगती हैं और फिश को लेके उड़ती है। तो जैसे ही वो फिश को देखता है तो वो भूख के कारण उसको ध्यान नहीं रहता है, वो उसको पकड़ने के लिए लपक जाता है और लपकने के चक्कर में वो उड़ने लगता है। फिर उसको बाद में मालूम पड़ता है कि वो उड़ने लगा। तो क्यों उड़ने लगा? वो भूख के। ये कैसा था? हंग्री, हंग्री यानी भूखा। और जब उसने क्या देखा? व्हेन ही सा, क्या देखा उसने? फिश, फिश। तो फिर क्या हो गया? फिर ये आंसर लिख देंगे, यंग सीगल क्या हो गया? कंपेयर टू फ्लाई। हो गया? आ गया समझ में? चलिए, क्या था यंग सीगल? कैसा था? कैसा था यंग सीगल? हंग्री। हाँ, यंग सीगल क्या था? हंग्री। और जब उसने क्या देखा? फिश, तो वो उड़ने लगा। अब अगला है पेन पोर्ट्रेट बताना है ट्रेडिशन गोवन विलेज बेकर का। जो गांव में, जो गोवा के गांव में जो विलेजर्स थे, उनका शब्दों से चित्रण करना है कि वो किस तरह से रहते थे। चित्र नहीं बनाना है कि वो ऐसे रहते, हाँ, शब्दों से बताना है। तो क्या करते थे वो? द बेकर वुड कम टू विलेज ट्वाइस अ डे। बेकर दिन में कितनी बार आते थे? गांव में कितनी बार आते थे? ट्वाइस यानी 2 बार, 2 बार।
क्योंकि एक बार वो गांव के अंदर तक जाते थे और एक बार वापस लौटते थे, तो कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस। एंड कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और जैसे हमारे यहाँ होता है ना, दूध वाला आता है तो हम उसको महीने के आखिरी में पैसे देते हैं, तो ऐसे ये भी रोज ब्रेड के पैसे रोज नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे? महीने के अंत में लेते थे। और द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स आर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब दूध वाले का जो रिकॉर्ड है हम किस में रख लेते हैं? कई बार कार्ड में रख लेते हैं, या डायरी या कैलेंडर, है ना। लेकिन ये लोग इस तरह से नहीं रखते थे, ये किस में रखते थे? वॉल पे लिखते थे। किससे लिखते थे? पेंसिल से। दीवार पे पेंसिल से लिख देते। ठीक है, तो क्या शब्द इसमें होगा कि ये 2 बार जाते थे और बिल को महीने के आखिर में लेते थे, और ये कहाँ पर रिकॉर्ड रखते थे? दीवार पर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर? आपको क्या लगता है कि जब किसी व्यक्ति का शोषण होता है, जब किसी व्यक्ति को बहुत दबाया जाता है, तो हम क्या सोचते हैं? अगर किसी व्यक्ति को दबाया जाएगा तो क्या होगा? कि वो दब जाएगा, बेचारे का व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा, अगर वो व्यक्ति के अंदर यदि वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो वो ही चीज़ें, जो चीज़ें उसको, जिस चीज़ों से वो दब सकता है, उसके बजाय वो क्या होता है? वो बहुत ही हाइट ऑफ कैरेक्टर डेवलप होता है, यानी उसका अच्छा बड़ा चरित्र होता है। कैसे हम प्रूव करेंगे कि मंडेला डेवलप्ड हिज कैरेक्टर अंडर द ऑपरेशन ऑफ अपार्थाइड? तो कैसे हुआ? जो नेल्सन मंडेला थे, जहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहाँ किसके बीच में भेद किया जाता था? जो काले और गोरे, रंग भेद नीति थी। ये अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, तो रंग भेद में रहते थे। और तो इस कारण से जो है उनके अंदर विद्रोह की भावना आई और वो इतने बड़े नेता बने। इसी प्रकार से इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या आप भी अपना कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो हम नेल्सन मंडेला को तो नहीं जानते, हम अपने इंडिया के लोगों को जानते हैं, तो आप बता सकते हैं एक और नाम कौन सा हो सकता है? ये नाम पड़ा हुआ है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी कैसे महान बने? क्योंकि ये जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने भी दबाने की कोशिश करी महात्मा गांधी जी को, है ना। तो ब्रिटिश लोगों की वजह से जब उनके अंदर विद्रोह की भावना आई, तो उनका चरित्र भी जो है एक उज्जवल हुआ और एक अच्छा बड़ा चरित्र बना और वो महान बने। आया समझ में? चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन है। अब हम पोएम के देखते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो यानी कौवा, और हेमलॉक यानी एक पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक, लेकिन वो पेड़ कैसा होता है? जहरीला। तो ये दोनों चीजें क्या बताती हैं? तो सौरो बताती हैं। सौरो यानी दुख बताती हैं। अब ये पूछा डस्ट ऑफ स्नो क्या बताता है? डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है कि बर्फ के बारीक बारीक कण। अब वो जब कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो उस पर जो बर्फ जमी हुई थी उसके टुकड़े गिरते हैं, और जैसे टुकड़े गिरते हैं पोएट के ऊपर, उसके कण गिरते हैं, तो उसका मूड एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है ना। लोग जाते हैं हिल स्टेशन बर्फ का आनंद लेने, तो ऐसे ही जब उसके ऊपर पोएट के ऊपर बर्फ गिरती है तो उसका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो क्या कहता है कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये क्या बताता है? जॉय एंड होप। क्या बताता है? जॉय एंड होप, यानी ये बताता है खुशी और आशा। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि आपको सेंट्रल आइडिया बताना है फायर एंड आइस का, या तो इसमें पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फायर और आइस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनके जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में क्या 2 अलग अलग विचार हैं। पोएट सेज द वर्ल्ड विल एंड एदर इन फायर और इन आइस। क्या बोलता है पोएट कि ये जो दुनिया है या तो किससे खत्म होगी? फायर से या फिर आइस से। अब फायर का मतलब क्या होता है? आग। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। लेकिन यहाँ पे फायर का मतलब आग नहीं है, फायर का मतलब है डिजायर। डिजायर मतलब लालच, और आइस का मतलब है हेट्रेड। हेट्रेड यानी नफरत।
इसका मतलब है कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी या आइस से, लेकिन फायर और आइस का मतलब है कि दुनिया या तो लालच से ख़त्म हो जाएगी और या फिर नफ़रत से, लालच से या नफ़रत से। अब टाइगर इन द जू का थीम भी पूछ सकते हैं और सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकते हैं। तो टाइगर इन द जू आप जैसे ही देखें उसका आंसर लिखेंगे। इसका थीम क्या है? दैट वाइल्ड एनिमल शुड नॉट बी केप्ट इन द जू। ये इसका थीम ये है कि जितने भी जंगली जानवर है ना, इनको जू में नहीं रखना चाहिए। जू यानी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हम उनको बंद करके रख लेते हैं, तो उनको चिड़ियाघर में नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए उनको? जंगल में, जहाँ वो रहते हैं वहीं रहने दो। क्यों? द पोएट एक्सप्लेन्स द अगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ टाइगर इन द जू। क्योंकि इस पोएम में पोएट हमको बताते हैं कि टाइगर जब जू के अंदर रहता है तो वो कितना अकेलापन महसूस करता है, कितना असहाय होता है। आपने देखा टाइगर जो जू में था, इस पोएट्री में बताया कि वो जरा सी जो जगह रहती है बस उतने से में ही घूमता है। जू में जितना उसको दिया जाएगा जगह उतने में ही घूमना पड़ेगा उसको। और जबकि अगर वो जंगल में रहेगा तो क्या होगा कि जंगल में वो जहाँ चाहे वहाँ घूमेगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी असहायता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। क्या कहा पोएट ने कि बच्चा बॉल के लॉस से कुछ सीखेगा। आपने पोएम में देखा एक बच्चा बॉल खेलता है, खेलते खेलते उसकी बॉल सड़क पे जाती है और सड़क से पानी में चली जाती है। लेकिन पोएट कहता है कि मैं उसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। बच्चा दुखी होता है, उसकी बॉल पानी में चली गई, लेकिन पोएट क्या कहता है कि मैं उसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि कोई बात नहीं, मैं तुमको दूसरी दिला दूंगा। नहीं, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉल गई है, ये इससे उसका जो नुकसान हुआ है उसको उस नुकसान को समझना होगा और उसको साथ ही ये भी सीखना होगा कि वो कैसे इस नुकसान से उभरे। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी उसको जिम्मेदारी समझ में आएगी कि उसको बॉल को संभाल के रखना चाहिए। ऐसे ही वो ज़िंदगी में सीखेगा कि उसकी जो पसंद की चीज़ें हैं उनको वो कैसे संभाल के रखे। साथ ही वो ये भी सीखेगा कि वो कैसे खड़ा रहे और कैसे उस नुकसान से उबर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है पोएट कहता है कि वो बॉल के लॉस से कुछ सीखेगा। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया बताना है फॉग का। फॉग यानी कोहरा। कोहरा का सेंट्रल आइडिया क्या है कि नेचर कैसा है? अलाइव, यानी जीवित है। क्यों? पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ केट, इट कम साइलेंटली ऑन इट्स लिटिल केट फीट। पोएट को लगता है कि ये जो फॉग है ये बिल्ली जैसा है और ये कैसे आता है? लिटिल कैट फिट, यानी बिल्ली के जैसे ही आता है। क्यों ऐसा कहा है? देखिए, जब हम रात में सोते हैं तो कोहरा कहीं होता है क्या? नहीं दिखता है। और हम जब सुबह उठते हैं तो अचानक से हमको ढेर सारा कोहरा दिखता है। कब आया ये तो कुछ आवाज़ मालूम पड़ी क्या? नहीं मालूम पड़ती। तो जैसे बिल्ली आती है ना चुपचाप से घर में, तो दबे पाँव आती है वो, ताकि किसी को पता ना चले कि वो आ गई है। तो वो अपना काम करने के लिए बिल्कुल दबे पाँव आती है। तो ऐसे ये जो कोहरा है रात में चुपचाप से चला आता है, दबे पाँव आता है। इसलिए उसको कोहरे को कहा है कि वो बिल्ली के पैरों पर आता है। What happens to the house when the trees move out of it? क्या होगा ट्री का क्या होता है जब ट्री घर से चले जाते हैं? ये जो पोयम है ट्री, उसमें ये बताया है कि जब ट्री घर से जाने लगते हैं तो क्या होता है? ग्लास गेट्स ब्रोकन। ग्लास मतलब कांच, और यहाँ कांच का मतलब है जो खिड़की में कांच लगे हुए हैं ना उनसे। हाँ, तो वो कांच टूटने लगते हैं। एंड द विंड रश टू मीट द ट्री, और जो हवा है वो पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ने लगती है, भागने लगती है। ठीक है, वो मतलब रोकना चाहती है ना। जब पेड़ जाते हैं घर से तो जैसे कोई भी घर से जाता है तो हमारा दिल टूटता है ना, ऐसे खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं, खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं। और कौन दौड़ रहा है उनको पकड़ने? हवा। ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हो गए प्रोज से और पोएट्री से। अब हम देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पंपरी सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। भाई, जब लेसन खत्म होता है तब
जो मिसेस पंफ्री हैं जिनका डॉग रहता है ट्रिकी, तो वो कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत है। वो ऐसा क्यों कहती हैं? मिसेस पंफ्री कहती हैं कि ये डॉग का ठीक होना सर्जरी की जीत है। क्यों? क्योंकि वो जो उनका डॉग था वो बिल्कुल चल नहीं पाता था, बहुत बीमार था, उनको लग नहीं रहा था कि ये कभी ठीक होगा। लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो कैसी थी? बहुत सीरियस थी। बट ही हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स। लेकिन वो सिर्फ 2 सप्ताह में ही ठीक हो गया। कितने दिन में ठीक हुआ? 2 सप्ताह में। इसलिए उसने क्या कहा मिसेस पंफ्री ने कि डॉग का ठीक होना सर्जरी की जीत है। What was हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन? हरी सिंह का एजुकेशन के बारे में क्या विचार था और क्या वो समय के साथ बदला? तो देखिए, जो हरी सिंह था वो चोर था। तो वो क्या सोचता था? वांटेड टू बी लिटरेट टू बिकम अ मोर कनिंग थीफ। वो पढ़ाई इसलिए करना चाहता था कि वो पढ़ के और ज़्यादा चालाक चोर बन सके। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि अभी तो मैं बाकी लोगों को ही मूर्ख बना पाता हूँ, और जब पढ़ लिख जाऊँगा, अच्छी इंग्लिश भी आ जाएगी मुझे बोलना, तो मैं अच्छे पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना पाऊँगा। इसलिए वो सिर्फ इसीलिए पढ़ना चाहता था कि वो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता था। लेकिन इसमें ये पूछा है कि क्या उसके विचार बदले क्या साथ में? हाँ, उसके विचार बदले लेटर ऑन यानी बाद में। ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो ये चाहता था कि मुझे भी जीवन में सम्मान मिले, है ना। पढ़े लिखों को जो सम्मान मिलता है उस सम्मान के लिए वो पढ़ना चाहता था। और पहले किस लिए पढ़ना चाहता था? अच्छे से चोरी, हाँ, ज़्यादा चतुर चोर बन सके, इसके लिए। What other extraordinary things happen at the inn? वो जो कमरे में रहता था साइंटिस्ट, वहाँ पे क्या हुआ? देखो क्या हुआ कि वो जो साइंटिस्ट था, आपने देखा कि वो कैसा हो जाता था? इनविजिबल, अदृश्य हो जाता था, है ना। वो अदृश्य हो जाता था। तो लेकिन जब उसकी मकान मालकिन को आवाज़ें आने लगती हैं उसके कमरे में से, तो वो जाती है देखने कि यार क्या हुआ है। तो वहाँ जाके वो क्या देखती है? देयर वॉज नो वन इन द रूम। उसको रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य हो गया, कोई भी नहीं दिखाई देता। देन मिसेस हॉल लिसन्ड अ स्निफ एंड द हेट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड क्रैश्ड इनटू हर फेस। अभी वो सोच ही रही कि यार आवाज़ें इतनी आ रही थी, और आवाज़ इतनी आ रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो इतना सोचती है। लेकिन इसी बीच में एक जो हेट था, हेट यानी बड़ा सा जो टोपी होती है, वो हेट उछला जमीन से ऊपर गया और ऊपर से उसके मुंह पे आके गिर गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उसके मुंह पर हेट किसने फेंका? तो ये सारी चीज़ें अजीबोगरीब हुई। What are the qualities that go into the making of a scientist? एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत सिंपल आंसर है और पूरे 3 नंबर दिलाएगा। आपको तीनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी है फर्स्ट रेट माइंड, दिमाग एक तो आपका अच्छा होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, आप में जो भी आसपास घटित हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड द विल टू विन फॉर राइट, और आप में ये भी इच्छा होनी चाहिए कि आप अच्छे के लिए जीते, है ना। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो ये तीनों चीज़ें अगर होंगी जिसमें, तो वो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की टीचर ने क्या महत्वपूर्ण रोल अदा किया भोली के जीवन को बदलने में? तो जो भोली थी, आपको पता है कि भोली नाम की जो लड़की थी बहुत हकलाती थी, घर में उसकी कोई कदर ही नहीं थी। क्यों? हाँ, उसका दिमाग भी ठीक से नहीं चलता था, उसके चेहरे पे भी चेचक के दाग थे, हकलाती भी थी, तो सबको क्या लगता था कि बिल्कुल उसकी कोई कदर नहीं थी। लेकिन उसकी टीचर ने क्या किया? टीचर उसके साथ में बहुत ही प्यार से व्यवहार करती थी, काइंडली बिहेव करती थी, और इससे उसने क्या कर दिया? कॉन्फिडेंट पर्सन बना दिया उसको, और हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। और उसके बाद में वो अच्छे से पढ़ने लगी, लिखने लगी, और यहाँ तक कि अच्छे से बोलने लगी। अच्छे से मतलब स्पष्ट बोलने लगी। जब वो दूल्हा दहेज मांग रहा था और जब वो बोलने लगी, तो आपने देखा वो बिल्कुल भी हकलाती नहीं है। तब सब लोगों को आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही हकला नहीं रही है। तो स्पष्ट भी बोलने लगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से? टीचर की वजह से।
अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। इनविजिबल मैन विजिबल कैसे हुआ? तो देखिए, जो इनविजिबल मैन था यानी वही साइंटिस्ट, अदृश्य था, when he stepped into some mud and left footprint as he walked। अब जैसे ही वो अदृश्य हो जाता था, लेकिन उसने अपने मकान मालिक का घर जलाया और भागा। भागते भागते उसके जो पैर थे वो कीचड़ में पड़े। कीचड़ में पड़ के जब वो जाने लगा तो उसके जूतों के निशान छप गए और तब लोग बच्चों को लगा कि यहाँ पे जरूर कोई है। हाँ, लेकिन फिर भी दिख पूरे से नहीं रहा था, ये मालूम पड़ा कि यहाँ कोई है, लेकिन पूरा कब दिखा? He became completely visible by getting himself dressed। लेकिन वो अदृश्य होने के लिए उसको क्या जरूरी था कि वो कुछ भी कपड़े ना पहने। अगर वो कुछ भी पहन लेता था तो वो दिखने लगता था, हाँ, पूरे से दिखने लगता था। इसलिए वो जैसे ही उसने पूरे कपड़े पहने, स्टोर में घुस गया था ना वो, है ना, स्टोर में जैसे ही घुसा और उसको ठंड लगी तो उसने क्या करा? कपड़े पहन लिए, और जैसे ही उसने कपड़े पहने कि वो दिखने लग गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है मिसेस पंफ्री के तरीके और मिस्टर हैरियट के तरीके में क्या अंतर था डाक के ट्रीटमेंट में, और किसका तरीका ज़्यादा अच्छा था? तो देखिए, ये जो मिसेस पंफ्री का कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी, ये है ना, ट्रिकी था ना, कैसा हो गया था? खूब मोटा। आज इस तरह से हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे जो कि आपकी 3 मार्क्स के आएंगे, प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों से। और टोटल कितने अंक हुए? 9। ये 9 अंक के प्रश्न आप तैयार करिए और बहुत ही सरल भाषा में है और पूरे से हमने इनके आंसर को भी एक्सप्लेन किया, तो आप निश्चित ही ये आपके लिए लाभदायक होंगे। थैंक यू।